हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग आपको पढ़ाने वाले हैं इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या होता है, आज यही हम डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट का ये फॉर्मेट है, आप इसको ध्यान से देखिए। एक तरफ लिखा है एक्सपेंडिचर, फिर है रुपीज़, फिर इनकम, फिर रुपीज़। इधर डेबिट साइड होगा, इधर क्रेडिट साइड होगा। एक्सपेंडिचर का मतलब है कि जो भी आपके क्लब में खर्च हुआ है, जो भी आपके नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में खर्च हुआ है, वो सारे खर्चे को आपको लेना होगा। जैसे सैलरी, मान लीजिए कि आपके कंपनी में या आपके नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कुछ खर्च हुआ, जैसे आपने सैलरी दिया तो सैलरी जो दिया आपको लिखना होगा। और ये हमेशा ध्यान रखना होगा कि आपको जो भी खर्चा हुआ है वो इसी ईयर इंडेड का होना चाहिए, यानी कि करेंट ईयर इंडेड का होना चाहिए। तो अगर आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग का मतलब हो गया कि आपको और पैसे देने हैं, तो उसको आप ऐड करेंगे। लेकिन ऐड करेंगे तो करेंट ईयर के आउटस्टैंडिंग को ही ऐड करेंगे। जैसे मान लीजिए कि आप 2010 का अगर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे हैं तो 2010 का आउटस्टैंडिंग को ऐड करेंगे और प्रीपेड आप माइनस करेंगे। अगर करेंट ईयर का प्रीपेड है तो उसको माइनस करेंगे। उसके बाद आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग को माइनस करेंगे और शुरू का अगर कोई प्रीपेड है तो उसको प्लस करेंगे। ठीक है, प्रीपेड का मतलब क्या होता है, एडवांस। फिर उसके बाद आप रेंट दे सकते हैं, इंश्योरेंस, प्रिंटिंग स्टेशनरी, इलेक्ट्रिक चार्ज, ऑनोरियम, चैरिटी, रिपेयर, डिप्रिसिएशन, लॉस ऑन एसेट्स, मतलब जितना भी खर्चा आपके क्लब में हो रहा है, आपके नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में हो रहा है, वो सारे खर्चे को आपको डेबिट साइड में लिखना होगा। और जो इनकम हो रहा है, जैसे आपको चंदा मिल रहा है तो आपको क्रेडिट साइड में लिखना होगा। एंट्रेंस फीस मिल रहा है, क्रेडिट साइड में लिखना होगा। डोनेशन मिल रहा है, क्रेडिट साइड में लिखना होगा। प्रॉफिट फ्रॉम एनुअल मीटिंग मिल रहा है, क्रेडिट साइड लिखना होगा। इंटरेस्ट या डिविडेंड रिसीव आप कर रहे हैं, क्रेडिट साइड। मतलब जो भी आपको कमाई हो रहा है, जो भी आपको फंड प्राप्त हो रहा है, उसको हम लोग क्रेडिट साइड में लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, प्रिपेयर ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट विथ एडिशनल इंफॉर्मेशन। इलस्ट्रेशन नंबर 19 हम बना रहे हैं। तो इसमें क्या लिखा है, सब्सक्रिप्शन रिसीव, यानी कि आपको चंदा मिला है। कितना मिला है, 2,65,000। तो देखिए इनकम साइड में हम लिख दिए बाई सब्सक्रिप्शन रिसीव 2,65,000, यानी 2,65,000 हमको मिला है। फिर उसके बाद देखिए आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देख सकते हैं क्या लिख रहा है, सब्सक्रिप्शन इंक्लूडेड 30,000 फॉर द ईयर इंडेड 2008-2009, यानी कि 2008-2009 का पैसा इस सब्सक्रिप्शन में शामिल है। तो यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि ये 30,000 रुपया चूँकि 2,65,000 में शामिल था, और ये 30,000 चूँकि 2009-2010 का था, मतलब कि पिछले साल का था, तो इस साल क्यों दिखाएंगे, इसीलिए इसको माइनस किया गया है। मतलब कि अगर पिछले साल का पैसा आपके इस साल के पैसे में इंक्लूडेड है, यानी मिला हुआ है, तो उसको आपको माइनस करना होगा। क्योंकि आप तो बना रहे हैं 2010 का, 31 मार्च 2010 का खाता बना रहे हैं, तो सिर्फ 31 मार्च 2010 तक के खाते का ही खर्चा या इनकम आपको दिखाना है, बाकी सब माइनस कर देना है। ठीक है, तो उसके बाद देखिए 10,000 फॉर द ईयर 2010-2011, मतलब बोल रहा कि 10,000 रुपये 2010-2011 का शामिल है। तो कहने का मतलब यही है कि आपको 2008 और 2009 का पैसा भी नहीं लेना है, मतलब 30,000 रुपये आपको नहीं लेना है, इसलिए उसको माइनस किया गया क्योंकि इसमें शामिल था। और 2010-2011 का पैसा भी शामिल अगर है तो उसको भी नहीं लेना है, क्योंकि ये एडवांस है। तो एडवांस को भी माइनस करना है। और आउटस्टैंडिंग
प्रीवियस ईयर, यानी पिछले साल का आउटस्टैंडिंग अगर कोई है तो उसको भी माइनस करना है, और एडवांस अगर है तो उसको भी माइनस करना है। इसीलिए इसमें 10,000 रुपया और माइनस करेंगे। तो ये हो गया आपका 2,25,000 रुपया, यानी कि 2,25,000 रुपया जो है वो 31 मार्च 2010 तक का है। ठीक है, अब हम लोग लिखते हैं, देखिए डोनेशन फॉर बिल्डिंग। बिल्डिंग के लिए डोनेशन दिया गया 60,000 रुपया। तो यहाँ पर ये आपको मान के चलना होगा कि ये जो पैसा है, ये जो डोनेशन मिला है वो बिल्डिंग बनाने के लिए मिला है, यानी कि इस पैसे से आपको बिल्डिंग बनेगा। इस पैसे से क्या बनेगा? आपका बिल्डिंग बनेगा, यानी बिल्डिंग आपका क्या है? एसेट्स है। तो इसीलिए डोनेशन फॉर बिल्डिंग को इसमें हम लोग नहीं लेंगे, क्योंकि ये जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया, ये आपका इनकम नहीं है, इसलिए इसको नहीं लेना है। उसके बाद देखिए इंट्रेंस फीस लिखा हुआ है, तो आप लिखिए इंट्रेंस फीस। इंट्रेंस फीस का मतलब कोई मेंबर आया क्लब में शामिल होने के लिए, यानी स्मार्ट क्लब है आपका, स्मार्ट क्लब में शामिल होने के लिए कोई मेंबर आया और इंट्रेंस फीस दिया, तो वो आपका इनकम है, आप उसको यहाँ लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देखिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या लिखा गया है, इंट्रेंस फीस टू बी कैपिटलाइज, यानी कि जो इंट्रेंस फीस है उसको भी आप कैपिटल मान लीजिए। तो जब कैपिटल मान लेंगे तो वो इनकम नहीं रहेगा, उसको हम लोग बैलेंस शीट में दिखाएंगे, यहाँ पे उसको नहीं दिखाएंगे क्योंकि वो कैपिटल बन गया। लाइफ मेंबरशिप फीस। लाइफ मेंबरशिप फीस क्या होता है? जीवन भर के लिए सदस्यता शुल्क। तो ये भी आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये भी आपका पूंजी है, कैपिटल है, इसलिए इसको भी नहीं लेना है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, आपने जो पैसे इन्वेस्ट किए थे गवर्नमेंट सिक्योरिटी में, उसके ऊपर इंटरेस्ट आपको मिल रहा है, तो वो आपका इनकम होगा, इसीलिए उसको यहाँ पे लेना होगा। बाई इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। कितना आपको मिल रहा है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट? 18,000 रुपया, वो आप यहाँ लिख सकते हैं। ये आपका 2,25,000 रुपया हो गया, ये आपका 18,000 हो गया। लॉकर रेंट रिसीव, हर क्लब में अपना लॉकर होता है, तो लॉकर का रेंट अगर आपको मिल रहा है तो वो भी आपका इनकम माना जाएगा। $42,000। फिर उसके बाद प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी यानी कि आप क्लब के लिए कुछ छपवा रहे हैं, चाहे मैगजीन छपवा रहे हैं या कोई भी बुक्स छपवा रहे हैं, उसमें खर्च हो गया, तो वो एक्सपेंडिचर का पार्ट है, वो एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएगा। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 यानी 26,250 रुपये। ठीक है। लाइटिंग एक्सपेंसेस। लाइटिंग एक्सपेंसेस, लाइटिंग एक्सपेंसेस भी आपका खर्चा है, उसको आप खर्चा साइड में दिखाएंगे। रेट्स एंड टैक्सेस। रेट्स एंड टैक्सेस, रेट्स एंड टैक्सेस यानी कि आपने टैक्स दिया है, वो खर्च हो गया है, उसको खर्च साइड में दिखाएंगे। टू टेलीफोन एक्सपेंसेस। टेलीफोन एक्सपेंसेस आपका हो गया 2,600 रुपया, वो भी आप खर्च साइड में दिखाएंगे। पोस्टेज, आपने कुछ पोस्ट किया होगा अपने क्लब के लिए, वो भी आपका खर्च है, उसको खर्च साइड में दिखाएंगे। सैलरी, आपने सैलरी दे दिया अपने कर्मचारियों को, वो भी आपका खर्च है, खर्च साइड में दिखाएंगे। आपने इंश्योरेंस प्रीमियम भरा है, वो भी आपका खर्च है, उसको खर्च साइड में दिखाएंगे।
परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी। गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या होता है? गवर्नमेंट सिक्योरिटी होता है गवर्नमेंट का बॉन्ड, फिक्स डिपॉजिट, ये सारा चीज़ क्या होता है? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होता है। यानी कि वो आपका एसेट्स है, वो बैलेंस शीट पे जाएगा, वो इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं आएगा। यहाँ पे ध्यान रखने योग्य बात यह है कि एक्सपेंडिचर में सिर्फ खर्च लिखना है और इनकम में सिर्फ इनकम लिखना है, और दोनों साइड को ऐड करके प्रॉफिट या लॉस निकालना है। तो चलिए हम लोग ऐड करते हैं। 2,25,000, 18,000 और 42,000। ₹2,85,000 यहाँ पे आया। अब हम लोग इसको भी ऐड करते हैं। ये हो गया 26,250, 38,750। पहले इसको ऐड कर दीजिए। $65,000 आया। फिर 17 2,600 यानी 19,600 और 2,000 21,600 इसमें ऐड करिए। $86,600 आया। फिर 88,000 ऐड कीजिए इस पे। $174,600 आया। फिर उसके बाद 15,000 ऐड करिए। 189,600 आया। यानी कि आपका इनकम कितना हो रहा था? 2,85,000। उसमें आप 189,600 माइनस कर दीजिए। यानी कि 95,400 रुपये आपका इनकम आया। 95,400 रुपये। यहाँ पर हम लोगों ने एक चीज़ को मिस कर दिया है, उसको फिर से हम लोग देखेंगे। यहाँ लिख रहा था 25% अमाउंट रिसीव एज इंट्रेंस फीस टू बी कैपिटलाइज, यानी बोल रहा है कि 25% ही अमाउंट कैपिटलाइज हुआ है इंट्रेंस फीस का। तो जो हमारा इंट्रेंस फीस हमको लिखना है, देखिए इंट्रेंस फीस हमारा कितना था? 23,000 था। तो यहाँ लिखेंगे बाई इंट्रेंस फीस। इंट्रेंस फीस इसको लिखेंगे 23,000। ये 23,000 में कितना परसेंट कैपिटलाइज हुआ? 25% कैपिटलाइज हुआ। तो जितना परसेंट कैपिटलाइज हो गया है उसको हम लोग माइनस कर देंगे। तो ये 5,750 रुपये कैपिटलाइज हुआ, उसको माइनस कर देंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 17,250 और इसमें ऐड हो जाएगा। तो 17,250 रुपये इसमें ऐड करेंगे तो आ जाएगा, ऐड करते हैं, देखिए 2,85,000 और 17,250। $3,02,250। तो ये हो जाएगा 3,02,250। तो 3,02,250 में हम लोग 26,250 माइनस करेंगे, 38,750 माइनस करेंगे, 17,000 माइनस करेंगे, 2,600 माइनस करेंगे, 2,000 माइनस करेंगे, 88,000 माइनस करेंगे, 15,000 माइनस करेंगे। तो निकल करके आएगा आपका 1,12,650। तो उसको लिखेंगे टू सरप्लस बीइंग क्रेडिट साइड इज बिगर, या इसको सरप्लस भी आप सिर्फ लिख सकते हैं। तो ये आपका आ गया 1,12,650 रुपये। सबको ऐड कर दीजिएगा तो आ जाएगा 3,02,250 रुपये। तो ये आपका इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट था जिसको मैंने आज डिस्कस किया। तो इसको आप नोट कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से, इसको नोट कर लीजिए। और भी सवाल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आज हम लोग एक क्वेश्चन और बनाएंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज हम लोग पढ़ेंगे
आउटस्टैंडिंग कैलकुलेशन। कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेंसेस ड्यू और पेड। देखिए फिर से इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट ड्रॉ करते हैं। ये हो गया आपका एक्सपेंडिचर, ये हो गया डेबिट साइड, ये आपका हो गया अमाउंट रुपीज़, ये आपका हो गया इनकम, ये अमाउंट रुपीज़, ये हो गया डेबिट, ये हो गया क्रेडिट। अब जरा क्वेश्चन में देखिए आप, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल प्रिपेयर फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल ऑफ प्रीमियर क्लब। क्लब का नाम क्या है? प्रीमियर क्लब। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ प्रीमियर क्लब। प्रीमियर क्लब कब बना रहे हैं? एज ऑन 31 मार्च 2007 का 2007 का बना रहे हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग? देखिए यहाँ पे दिया है सैलरी ड्यू, सैलरी पेड ड्यूरिंग 2006-2007। तो यहाँ लिखेंगे सैलरीज, चूँकि सैलरी खर्च है तो खर्च साइड में लिखेंगे। 2006-2007 में 3 लाख रुपए का सैलरी दिया गया था। ठीक है, अब देखिए हमको लेना क्या है। हम लोगों को जो खर्च लेना है, जो हम लोगों को एक्सपेंडिचर लेना है, वो एक्सपेंडिचर 31 मार्च 2007 तक का ही लेना है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि 1 अप्रैल 2006 से 31 मार्च 2007 के बीच में जो भी खर्च हुआ है वो सारे खर्चे को हमको लेना है। 31 मार्च के बाद आता है 1 अप्रैल 2007 सॉरी 1 अप्रैल 2007 को नहीं लेना है, यानी 1 अप्रैल 2007 के खर्चे को बिल्कुल भी नहीं लेना है, या उसके बाद के खर्चे को बिल्कुल भी नहीं लेना है। और 1 अप्रैल 2006 से पहले के जो खर्चे हैं उसको भी हम लोगों को नहीं लेना है। हम लोगों को जो खर्चा लेना है वो 1 अप्रैल 2006 से 31 मार्च 2007 तक का ही लेना है। इससे पहले का नहीं लेना है, इसके बाद का भी नहीं लेना है। यानी इसके पहले का अगर कोई खर्च रहेगा तो उसको भी माइनस करेंगे, और इसके बाद का खर्च अगर रहेगा तो उसको भी हम लोग माइनस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा है? सैलरी आउटस्टैंडिंग 31 मार्च 2006। क्या लिखा है? सैलरी आउटस्टैंडिंग 31 मार्च 2006 का आउटस्टैंडिंग है, तो 6 में जाएगा। 31 मार्च 2006 का है तो 31 मार्च 2006 का जब अकाउंट बनाएंगे तब जाएगा। ये 2007 में नहीं आएगा, क्योंकि हमको जो खर्च लेना है वो 1 अप्रैल 2006 से 31 मार्च 2007 का ही लेना है। इसीलिए ये जो आउटस्टैंडिंग है इसको हम लोग माइनस कर देंगे। लेस सैलरीज आउटस्टैंडिंग, यहाँ लिख देंगे 31 मार्च 2006 का था, इसीलिए इसको माइनस किया गया, क्योंकि हमको 1 अप्रैल 2006 से लेना है, हमको 31 मार्च 2006 से खर्च को नहीं लेना है। तो 2,87,000 आया। उसके बाद देखिए क्या लिखता है? सैलरी आउटस्टैंडिंग 31 मार्च 2007। सैलरी आउटस्टैंडिंग 31 मार्च 2007। तो देखिए 1 अप्रैल 2006 से 31 मार्च 2007 के बीच में जो खर्च रहेगा उसको लेंगे, चाहे वो खर्च
पेड किया गया हो तो भी लेना पड़ेगा, या अगर पेड नहीं किया गया हो, आउटस्टैंडिंग हो, जो खर्चा पेड नहीं होता है उसको आउटस्टैंडिंग कहते हैं, यानी कि ऐसा खर्चा जो अभी हुआ नहीं है, होने वाला है, उसको देना पड़ेगा, तो उस खर्चे को आउटस्टैंडिंग कहते हैं, उसको भी हम लोगों को लेना पड़ेगा। आउटस्टैंडिंग हो या पेड हो, ये लिया जाएगा 1 अप्रैल 2006 से 31 मार्च 2007 के बीच का। तो इसमें हम लोग लिखते हैं, क्या लिखेंगे, ऐड आउटस्टैंडिंग सैलरी, ऐड आउटस्टैंडिंग सैलरी 31 मार्च 2007। 31 मार्च 2007 का चूँकि खर्च था और 31 मार्च 2007 का अकाउंट बन रहा है, इसलिए इसको लेना पड़ रहा है। इसीलिए हम लोग इसमें क्या करेंगे, 15,000 को ऐड कर देंगे। तीन लाख 2,000 आ गया। अब उसके बाद देखिए आ रहा है प्रीपेड सैलरी। 31 मार्च 2006 का प्रीपेड सैलरी है, तो ये प्रीपेड सैलरी को ऐड करना होगा। ऐड प्रीपेड सैलरी 31 मार्च 2006, ये आपको 6,000 ऐड करना होगा, तो ये आ जाएगा 3,08,000। देखिए 31 मार्च 2006 में 6,000 रुपया दिया गया था। प्रीपेड का मतलब होता है एडवांस, एडवांस दिया गया था। तो अगर एडवांस होगा प्रीवियस ईयर का तो उसको ऐड करना पड़ेगा, इसीलिए ऐड किया गया, क्योंकि ये एडवांस दिया गया 2006 में, यानी कि 2007 का ये पैसा था, इसीलिए इसको हम लोग ऐड करेंगे। लेस प्रीपेड, और 2007 का या 2008 का पैसा, यानी 2008 का पैसा अगर हम 2007 में देते हैं तो वो एडवांस माना जाएगा, उसको हम लोग को माइनस करना होगा। यानी कि 2,99,000, यही आपका खर्चा आएगा। कहने का मतलब ये है कि जो भी हम लोग खर्च लेंगे, जो भी हम लोग